आज हमारे पास रांची पर एक बहुत ही दिलचस्प विजुअल गाइड है और हम इसके पन्ने पलटकर शहर की आत्मा तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और जो पहली तस्वीर दिख रही है वो है घने जंगलों और झरनों की, लेकिन अगली ही तस्वीर एक चमचमाते हुए क्रिकेट स्टेडियम की है। और यही तो रांची की खासियत है। एक शहर जो हर मोड़ पर दो दुनियाओं को एक साथ जीता है। एक तरफ इसकी आदिवासी संस्कृति, जंगल, प्रकृति की गोद है, तो दूसरी तरफ आईआईएम और अंतर्राष्ट्रीय विकास की दौड़। तो आज की हमारी कोशिश इसी संतुलन को समझने की होगी। बिल्कुल। चलिए इस शहर की कहानी में उतरते हैं। रांची को झरनों का शहर तो कहते ही हैं, और छोटा नागपुर की रानी भी। हाँ, लेकिन इसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो भी तो अपने आप में अनोखी है। कर्क रेखा इसके ठीक पास से गुजरती है। जी, और यही बात इसे खास बनाती है। ये छोटा नागपुर पठार पर समुद्र तल से लगभग 651 मीटर। अच्छा, तो काफी ऊंचाई पर है। जी, करीब 2100 फीट की ऊंचाई पर। और इसका नतीजा ये होता है कि यहाँ का मौसम साल भर बहुत सुहावना रहता है। एक तरह का हिल स्टेशन कह सकते हैं, मैदानी इलाके का। बिल्कुल। शायद यही वजह थी कि अविभाजित बिहार के समय इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी का दर्जा मिला हुआ था। शहरों के नाम के पीछे अक्सर बड़ी दिलचस्प कहानियां होती है। रांची का नाम ये कहाँ से आया? इसके पीछे दो मुख्य कहानियां हैं, और दोनों ही प्रकृति से जुड़ी हुई हैं। अच्छा। पहली मान्यता उरांव जनजाति के एक गांव आर्ची से जुड़ी है। नागपुरी बोली में आर्ची का मतलब होता है बांस का जंगल। सही पकड़ा, बांस का जंगल। तो बहुत संभव है कि इस इलाके में बांस के घने जंगलों की वजह से इसका नामकरण हुआ हो। अच्छा, तो बांस के जंगलों से आर्ची और फिर रांची, ये तो काफी सीधा साधा लगता है। कोई और भी थ्योरी है क्या? हाँ, एक और कहानी है जो एक पक्षी से जुड़ी है। एक पक्षी से शहर का नाम, ये तो वाकई दिलचस्प है, बताइए। यह मान्यता मुंडारी भाषा से आती है। मुंडारी में रिची एक पक्षी को कहते हैं। कौन सा पक्षी? जिसे हम ब्लैक काइट या चील के नाम से जानते हैं। ओके। कहा जाता है कि आज जो पहाड़ी मंदिर है, उस पहाड़ी को पहले रिची बुरु यानी चील वाली पहाड़ी कहते थे, क्योंकि वहां ये पक्षी बहुत पाए जाते थे। तो इसी रिची शब्द से बिगड़कर रांची नाम बना। कमाल है। तो एक कहानी बांस के जंगल से जुड़ी है, दूसरी चील पक्षी से। लेकिन मैंने पढ़ा कि अंग्रेजों के जमाने में इसका एक और नाम था, किशनपुर। आपने बिल्कुल सही पढ़ा। 1833 में जब कैप्टन विल्किंसन ने इसे दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का मुख्यालय बनाया, तब इसका आधिकारिक नाम किशनपुर ही था। तो फिर रांची कैसे हुआ? बाद में स्थानीय पहचान को महत्व देते हुए इसे बदलकर रांची कर दिया गया। तो ये आर्ची और रिची से लेकर किशनपुर और फिर रांची तक का एक पूरा सफर है। नाम के पीछे इतना इतिहास है, तो शहर के इतिहास में तो और भी कई परतें होंगी। नागवंशी राजवंश का जिक्र बार बार आता है। सदियों तक इस पूरे छोटा नागपुर क्षेत्र पर नागवंशी राजाओं का ही शासन रहा। उनकी विरासत आज भी शहर की रगों में दौड़ती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर 1691 में राजा ऐनीनाथ शाहदेव ने जो जगन्नाथ मंदिर बनवाया, वो आज भी शहर की सबसे बड़ी पहचानों में से एक है। अच्छा। ये उनकी आस्था और उस दौर की कला का जीता जागता सबूत है। और रातों महल का भी जिक्र है, जो नागवंशी राजाओं का अंतिम निवास स्थान माना जाता है। जी, मौजूदा रातू महल 1900 में बना था, लेकिन उस जगह का ऐतिहासिक महत्व बहुत पुराना है। रातू के अलावा चुटिया जैसी जगहों पर आज भी इस राजवंश के अवशेष मिलते हैं। लेकिन ये धरती सिर्फ राजाओं की नहीं, क्रांतिकारियों की भी रही है ना? भगवान बिरसा मुंडा का नाम तो सबसे पहले जहन में आता है। निश्चित रूप से ये वीरों की भूमि है। भगवान बिरसा मुंडा का उलगुलान, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिर्फ विद्रोह नहीं, बल्कि एक महान हलचल या अ ग्रेट टुमल्ट। ये इसी धरती से जुड़ा है। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत और जमींदारों के खिलाफ जो बुगुल फूंका था, उसकी गूंज आज भी यहाँ की हवा में महसूस होती है। और ये उलगुलान की भावना क्या आज भी रांची की पहचान का हिस्सा है? बिल्कुल। अपने हक के लिए आवाज उठाने की जो भावना है, वो यहीं से आती है। और सिर्फ बिरसा मुंडा ही नहीं, 1857 की क्रांति में ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव और पांड्या गणपत राय ने भी रांची से ही अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला था। और इसी संघर्ष की एक कहानी पहाड़ी मंदिर से भी जुड़ी है, जिसे पहले फांसी टोंगरी कहते थे। जी, ये नाम सुनकर ही एक सिहरन सी होती है। जी, और ये रांची के चरित्र को समझने के लिए बहुत जरूरी जगह है। टोंगरी का मतलब पहाड़ी होता है। अच्छा। ब्रिटिश शासन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को इसी पहाड़ी पर फांसी दी जाती थी। ये जगह बलिदान का एक खामोश गवाह है। लेकिन जो बात इसे असाधारण बनाती है, वो ये है कि आज़ादी के बाद
एक मिनट, मुझे इसी बात पे वापस आना है। ये विचार ही कितना शक्तिशाली है कि जिस पहाड़ी पर आजादी के दीवानों को फांसी दी जाती थी, अब वहां तिरंगा फहराया जाता है। ये कैसे शुरू हुआ? ये शहर की सामूहिक चेतना का प्रतीक है। तो एक ही जगह जो कभी अंग्रेजी हुकूमत के दमन का प्रतीक थी, फांसी टोंगरी, आज वही जगह देशभक्ति और आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बन गई है। क्या बात है। ये अपने आप में एक कमाल की कहानी है कि कैसे एक शहर अपने सबसे दर्दनाक इतिहास को अपनी सबसे बड़ी पहचान में बदल सकता है। ये बात तो सच में कमाल की है। इसी पहाड़ी मंदिर के बारे में थोड़ा और जानते हैं। ये सिर्फ देशभक्ति का प्रतीक तो नहीं है, एक बहुत महत्वपूर्ण शिव मंदिर भी है। हाँ, ये भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है जो रांची हिल पर समुद्र तल से 2140 फीट की ऊंचाई पर है। लेकिन इसकी सबसे अनोखी बात वही है जिसका हमने जिक्र किया कि ये देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। बिल्कुल, ये उन शहीदों को एक जीवंत श्रद्धांजलि है। 468 सीढ़ियां चढ़कर जब आप ऊपर पहुंचते हैं तो एक तरफ महादेव के दर्शन होते हैं और दूसरी तरफ हवा में लहराता तिरंगा। और वहां से पूरे शहर का नजारा भी दिखता होगा। जी, वहां से पूरे रांची शहर का 360 डिग्री पैनोरामिक व्यू दिखाई देता है। आप महसूस कर सकती हैं कि ये जगह आस्था, देशभक्ति और प्रकृति का एक अद्भुत संगम क्यों है। रांची के मंदिरों की वास्तुकला में भी बड़ी वैरायटी है। मैंने सूर्य मंदिर की तस्वीरें देखी हैं। उसे पत्थर पर लिखी कविता कहते हैं, ऐसा क्यों? ये उपमा बिल्कुल सटीक है। ये मंदिर किसी आम इमारत जैसा नहीं है, बल्कि इसे एक विशाल रथ के आकार में बनाया गया है। अरे वाह! कल्पना कीजिए, पत्थर का एक भव्य रथ जिसे 7 घोड़े खींच रहे हैं और उसमें 18 विशाल पहिए लगे हैं। मतलब कोणार्क के सूर्य मंदिर जैसा? बिल्कुल उसी की तर्ज पर बना है और वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है। ये शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर रांची टाटा रोड पर बुंडू के पास है। और एक मंदिर है जो भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की वजह से काफी चर्चा में रहता है, देवड़ी मंदिर। इसकी क्या खासियत है? हाँ, तमाड़ के पास स्थित इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ माँ दुर्गा की 16 भुजाओं वाली एक अद्भुत मूर्ति है। 16 भुजाओं वाली? जी, काले पत्थर से बनी है। लेकिन यहाँ की सबसे खास बात है आदिवासी और हिंदू संस्कृति का संगम। यहाँ पारंपरिक रूप से आदिवासी पुजारी, जिन्हें पाहन कहा जाता है, पूजा करते हैं। अच्छा, ये तो बहुत अलग बात है। जी, यह दिखाता है कि कैसे इस क्षेत्र में अलग अलग आस्थाएं एक दूसरे का सम्मान करते हुए साथ रही हैं। और हाँ, महेंद्र सिंह धोनी की इस मंदिर में गहरी आस्था है, जिस वजह से ये और भी प्रसिद्ध हुआ। मंदिरों और इतिहास से निकलकर अब उस चीज पर आते हैं जिसके लिए रांची को दुनिया भर में जाना जाता है, झरनों का शहर। हाँ, बिल्कुल। हुनरू फॉल्स से शुरू करते हैं। 320 फीट, ये कितना ऊंचा होता होगा अंदाजन? अंदाजा लगाइए, एक 30 मंजिला इमारत का। बाप रे! अब कल्पना कीजिए कि उतनी ऊंचाई से स्वर्णरेखा नदी का पानी जब एक साथ नीचे चट्टानों पर गिरता है तो उसकी गरज मीलों तक सुनाई देती है। अगर आप पास खड़े हों तो पानी की फुहार आपको पूरी तरह भिगो देती है। वो सिर्फ एक देखने वाला नजारा नहीं है, वो एक पूरा अनुभव है। और दशम फॉल्स, उसका नाम भी बड़ा अनोखा है। कांची नदी पर बने इस झरने के नाम के पीछे भी 2 थ्योरीज हैं। एक स्थानीय भाषा से आती है, जहां दा का मतलब है पानी और सोम का अर्थ है जमा होना। अच्छा, दासोम। और दूसरी मान्यता यह है कि जब पानी ऊपर से गिरता है तो वो 10 अलग-अलग धाराओं में बंट जाता है, इसलिए इसे दशम यानी 10 धाराओं वाला झरना कहा जाता है। इनके अलावा जोन्हा और हिरनी झरने भी हैं। मैंने पढ़ा है कि जोन्हा को गौतम धारा भी कहते हैं और वो एक हैंगिंग वैली जलप्रपात है। ये हैंगिंग वैली क्या होता है? ये एक बहुत ही दिलचस्प भौगोलिक बनावट है। हैंगिंग वैली का मतलब है कि झरना एक छोटी ऊंची घाटी से सीधे एक बड़ी गहरी घाटी में कूदता है। अच्छा। इसे ऐसे समझिए कि एक मुख्य नदी ने अपनी घाटी को बहुत गहरा काट दिया है और उसकी एक सहायक नदी जो ऊंचे स्तर पर बह रही थी, वो अब सीधे उस गहरी घाटी में छलांग लगाती है। इसीलिए इसका बहाव इतना सीधा और स्पेक्टेकुलर होता है। और इससे गौतम धारा क्यों कहते हैं? मान्यता है कि भगवान बुद्ध ने यहाँ स्नान किया था और यहाँ उनके एक मंदिर भी है। ये झरने, ये जंगल, ये पहाड़ियाँ, जाहिर है यहाँ की संस्कृति पर भी प्रकृति का बहुत गहरा असर होगा। बिल्कुल। आदिवासी संस्कृति को रांची की आत्मा कहा जाता है। इसके बिना रांची की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यहाँ मुंडा, उरांव, संथाल, हो जैसी कई प्रमुख जनजातियां रहती हैं। और उनके नृत्य भी बहुत प्रसिद्ध है ना, छऊ और पाइका।
हाँ, छऊ जो एक तरह का मुखौटा नृत्य है जिसमें पौराणिक कथाओं का मंचन होता है, और पाइका जो एक मार्शल आर्ट जैसा युद्ध नृत्य है, वो यहीं की पहचान है। मतलब कला भी सीधे जमीन और यहाँ के जीवन से जुड़ी है। मैंने सोहराई और कोहबर पेंटिंग के बारे में पढ़ा है, जिन्हें जीआई टैग भी मिला है। जी, और ये बहुत बड़ी बात है। सोहराई फसल कटाई के बाद और कोहबर शादी ब्याह के मौके पर घरों की दीवारों पर की जाने वाली पारंपरिक चित्रकला है। इसे जीआई टैग मिलना मतलब इस लोक कला को राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान मिलना। त्योहारों में भी यही प्रकृति से जुड़ाव दिखता होगा, जैसे सरहुल। सरहुल तो यहाँ का सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार है। ये वसंत में मनाया जाता है जब साल के पेड़ों पर नए फूल आते हैं। ये असल में प्रकृति का धन्यवाद करने का त्योहार है। वाह! लोग साल वृक्ष की पूजा करते हैं, नाचते गाते हैं और धरती माँ के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। प्रकृति से ये रिश्ता तो यहाँ के खाने में भी झलकता होगा, है ना? मैंने रुगड़ा के बारे में बहुत सुना है। अरे वाह, आपने बिल्कुल सही चीज पकड़ी है। रुगड़ा एक बहुत ही खास चीज है। ये एक तरह का मशरूम है जो सिर्फ और सिर्फ बरसात के मौसम में साल के जंगलों में जमीन के नीचे उगता है। अच्छा, मीट जैसा लगता है, ऐसा सुना है। बिल्कुल। पहली बार जब कोई इसे खाता है तो यकीन ही नहीं होता कि ये मशरूम है। इसका स्वाद और टेक्सचर वाकई अनोखा है। और धुसका, वो भी काफी लोकप्रिय है। धुसका तो रांची का सिग्नेचर नाश्ता है। चावल और दाल के घोल को तलकर बनाया जाता है और इसे आलू चने की मसालेदार सब्जी के साथ परोसा जाता है। सुनने में ही मजा आ गया। इसके अलावा हंडिया है जो चावल से बना पारंपरिक पेय है, और बांस करी। ये सब स्वाद आपको सिर्फ यहीं मिलेंगे। तो एक तरफ ये गहरी सांस्कृतिक जड़ें, जंगल, झरने, और दूसरी तरफ है आज का आधुनिक रांची, शिक्षा और खेल का एक बड़ा हब। ये दोनों दुनियाएं एक साथ कैसे रहती हैं? यही तो इस शहर का जादू है। एक तरफ आपको पारंपरिक हाट बाजार दिखेंगे तो दूसरी तरफ IIM रांची, BIT मिश्रा जैसे देश के टॉप संस्थान। ये शहर ज्ञान और शिक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। और खेल की दुनिया में तो रांची का नाम महेंद्र सिंह धोनी ने पूरी दुनिया में रोशन किया है। बिल्कुल। MS धोनी तो रांची के राजकुमार हैं ही, लेकिन रांची की खेल विरासत उनसे भी पुरानी है। भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान जयपाल सिंह मुंडा, हाँ, 1928 ओलंपिक। जी, जिन्होंने भारत को ओलंपिक गोल्ड दिलाया, वो भी यहीं के थे। आज की पीढ़ी में तीरंदाजी में दुनिया में नाम कमाने वाली दीपिका कुमारी भी यहीं से हैं, और यहाँ का JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम वो तो अपने आप में विश्व स्तरीय है। शहर के अंदर भी कुछ ऐसी जगहें हैं जो इस मॉडर्न और शान साइड को दिखाती हैं, जैसे रॉक गार्डन और टैगोर हिल। हाँ, कांके डैम के पास गोंडा हिल की चट्टानों को तराशकर बनाया गया रॉक गार्डन कला और शांति का एक बेहतरीन नमूना है। लेकिन टैगोर हिल की कहानी और भी गहरी है। उसका साहित्य से कोई नाता है? जी, इस 300 फीट ऊंची पहाड़ी को मोराबादी हिल भी कहते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर, अच्छा, उनके भाई। हाँ, जो खुद एक बड़े विद्वान, लेखक और संगीतकार थे, उन्होंने यहाँ आकर अपना आश्रम बनाया था। उस जगह का नाम उन्होंने शांति धाम रखा था। क्या बात है! आज भी वो जगह साहित्य, कला प्रेमियों और शांति चाहने वालों के लिए एक तीर्थ जैसी है। तो ये है रांची की कहानी, एक शहर जो एक साथ कई दुनियाओं को जीता है। झरनों के शोर से लेकर स्टेडियम की गूंज तक, आदिवासी नृत्य की थाप से लेकर IIM के मॉडर्न कैंपस तक। बिल्कुल। फांसी टोंगरी के दर्दनाक इतिहास से लेकर उसी पहाड़ी पर लहराते तिरंगे के गर्व तक। ये वाकई संतुलन की एक अद्भुत कहानी है। बिल्कुल। यह शहर हमें दिखाता है कि विकास और परंपरा दुश्मन नहीं, बल्कि साथी हो सकते हैं। यहाँ के मंदिर देशभक्ति की कहानी कहते हैं, यहाँ के झरने प्रकृति का संगीत सुनाते हैं, और यहाँ के लोग अपनी विरासत पर गर्व करते हैं। ये वाकई झारखंड का धड़कता हुआ दिल है। सही कहा। तो आज की इस बातचीत के बाद एक सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। आज की दुनिया में जब शहर अपनी पुरानी पहचान खोकर एक जैसे होते जा रहे हैं, तब रांची जैसा मॉडल हमें क्या सिखाता है? बहुत जरूरी सवाल है। क्या तेजी से बदलते हुए शहर अपनी सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को इसी तरह बचाकर आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल। इस पर सोचिएगा जरूर। इस सफर में हमारे साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।